Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट लाते रहें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करें। और हमारे सभी मौजूदा मेंबर्स को उनके लगातार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बिना ये सब मुमकिन नहीं है। आज हम बायोलॉजी की दुनिया के सबसे बेसिक लेकिन शायद सबसे जरूरी चैप्टर में गोता लगाने वाले हैं। एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 8 कोशिका, जीवन की इकाई। लेकिन हम इसे किसी टेक्स्ट बुक की तरह नहीं पढ़ेंगे। आज हम जीवन की सबसे छोटी फैक्ट्री की सैर करेंगे। हम देखेंगे कि इस फैक्ट्री का सीईओ कौन है, इसका पावर प्लांट कैसे काम करता है और इसका शिपिंग डिपार्टमेंट सामान कैसे पैक करता है। हमारा मिशन है इस फैक्ट्री के हर पुर्जे को समझना, खास तौर पर यूपीएससी के नजरिए से। बिल्कुल सही फ्रेमवर्क है, क्योंकि सेल को समझे बिना बायोलॉजी को समझना नामुमकिन है। ये वो बुनियाद है जिस पर जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसी पूरी इमारतें खड़ी हैं। चलिए फिर इस फैक्ट्री का टूर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सेल थ्योरी क्या बला है? मैंने सुना है ये बहुत जरूरी है, पर हमेशा थोड़ी अधूरी सी लगती है। अधूरी इसलिए लगती है क्योंकि शुरुआत में ये थी ही अधूरी। देखिए, 1838-39 में दो वैज्ञानिक थे, एक जर्मनी से श्लाइडन जो पौधों पर काम करते थे और दूसरे ब्रिटेन से श्वान जो जानवरों पर। उन्होंने अपनी अपनी रिसर्च से ये तो बता दिया कि सारे पौधे और जानवर सेल्स और उनके प्रोडक्ट से बने हैं। ठीक है, ये तो समझ आता है, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स। लेकिन श्वान ने एक और मजेदार बात नोटिस की थी, है ना? पौधों और जानवरों के सेल्स में एक बड़ा फर्क। हाँ। उन्होंने देखा कि एनिमल सेल्स के बाहर बस एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स के बाहर इस झिल्ली के अलावा एक और मोटी मजबूत दीवार होती है, सेल वॉल। ये एक बड़ा फर्क था, पर उनकी थ्योरी में एक बहुत बड़ी पहेली मिसिंग थी। वही जो मैं कह रहा था। ये तो बता दिया कि सब कुछ सेल से बना है, पर ये नहीं बताया कि नई कोशिकाएं बनती कैसे हैं। पहली कोशिका कहां से आई? ये तो कहानी का आधा हिस्सा हुआ। एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ा प्लॉट होल था जिससे करीब 20 साल बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने भरा। उन्होंने एक क्रांतिकारी बात कही, लैटिन में ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका सीधा सा मतलब है हर नई कोशिका किसी पुरानी पहले से मौजूद कोशिका से ही पैदा होती है, वो हवा से नहीं बनती। और इस एक लाइन ने सेल थ्योरी को पूरा कर दिया। कमाल है। तो अब हमारे पास पूरी कहानी है। सभी जीव सेल से बने हैं और सभी सेल्स पुरानी सेल से ही आते हैं। अब आपने दो तरह की फैक्ट्रियों का जिक्र किया था, एक पुरानी वर्कशॉप और एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हैं, राइट? बिल्कुल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो पुरानी छोटी वर्कशॉप हैं। बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, ये सब इसी में आते हैं। इन्हें प्रो यानी पुराना और कैरियन यानी केंद्रक से मिलाकर बनाया गया है। मतलब इनमें कोई असली झिल्ली वाला न्यूक्लियस या कह सकते हैं सीईओ का ऑफिस नहीं होता। सब कुछ एक ही बड़े हॉल में हो रहा है। मतलब सारा सामान, मशीनें और मैनेजर सब एक ही कमरे में, कोई कंपार्टमेंट नहीं। कोई मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट नहीं। उनका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए बस साइटोप्लाज्म में एक कोने में पड़ा रहता है। उस जगह को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। अच्छा, तो सीईओ बिना केबिन के फैक्ट्री फ्लोर पर ही बैठा है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इनके पास एक एक्स्ट्रा टूल होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड? ये क्या चीज है? सोचिए, ये बैक्टीरिया के लिए एक तरह का पेन ड्राइव या ऐप स्टोर है। मेन डीएनए के अलावा ये एक छोटा गोल डीएनए होता है। बैक्टीरिया इस पर एक्स्ट्रा जानकारी, जैसे एंटीबायोटिक से बचने का तरीका, स्टोर करके आपस में शेयर भी कर सकते हैं। अरे वाह! और बायोटेक्नोलॉजी में वैज्ञानिक इसी पेन ड्राइव को हैक करके बैक्टीरिया से अपनी जरूरत की चीजें जैसे इंसुलिन बनवाते हैं। वाह, ये तो कमाल की एनालॉजी है। तो इस सिंपल सी वर्कशॉप में और क्या-क्या टूल्स होते हैं? मैंने सुना है इनके पास घूमने फिरने और चिपकने का भी जुगाड़ होता है। हाँ, जरूरत के हिसाब से सारे जुगाड़ है। अगर उसे कहीं जाना है तो उसके पास एक मोटरबोट के पंखे जैसी फ्लैजिला होती है, और अगर उसे किसी सतह पर जैसे हमारे दांतों या आंतों में चिपकना है तो उसके पास छोटे छोटे हुक्स जैसे
पाइली और फिम्ब्रिए होते हैं। और इनकी सुरक्षा के लिए क्या होता है? इनकी सेल वॉल के बारे में भी कुछ खास है क्या? बहुत खास। इनके पास एक 3 लेयर का सुरक्षा कवच होता है जिसे सेल एनवेलप कहते हैं। इसी कवच के आधार पर हम बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में बांटते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अच्छा, ये बस एक स्टेनिंग टेक्निक है? हाँ, सोचिए, हम 2 तरह के सैनिकों को उनके कवच के रंग से पहचान रहे हैं। एक का कवच यानी ग्राम पॉजिटिव स्टेन को पकड़ लेता है और बैंगनी दिखता है, दूसरे का नहीं पकड़ता और गुलाबी दिखता है। और ये जानना एंटीबायोटिक्स देने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक वर्कशॉप भले ही सिंपल हो पर काफी स्मार्ट है। अब आते हैं उस विशाल मॉडर्न इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी हमारी, पौधों की और बाकी सब एडवांस जीवों की कोशिकाएं। हाँ, और यहाँ सबसे बड़ा कीवर्ड है कंपार्टमेंटाइजेशन, यानी श्रम का विभाजन। इस फैक्ट्री में हर काम के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है जो मेम्ब्रेन से घिरा है, ताकि कोई किसी के काम में दखल ना दे। मतलब सिंगल रूम अपार्टमेंट से निकलकर हम एक बड़े बंगले में आ गए हैं जहां हर काम के लिए अलग कमरा है। तो चलिए इस बंगले का टूर करते हैं। सबसे पहले बाउंड्री वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल कहता है कि सेल मेम्ब्रेन किसी ठोस दीवार जैसी नहीं है, बल्कि वो तेल की 2 परतों का एक समुद्र है जिसमें प्रोटीन के टुकड़े आइसबर्ग्स की तरह तैर रहे हैं। ये क्वाजी फ्लूइड यानी अर्ध तरल है। अच्छा। और इसी लचीलेपन की वजह से सेल बढ़ पाती है, अपना आकार बदल पाती है और दूसरी कोशिकाओं से जुड़ पाती है। ये एक स्टैटिक दीवार नहीं, एक डायनामिक बाउंड्री है। और प्लांट सेल्स में तो इस बाउंड्री के बाहर एक और सीमेंट की दीवार होती है, सेल वॉल। बिल्कुल, वो उसे मजबूती, शेप और प्रोटेक्शन देती है। अब चलिए फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और इसके प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक सिस्टम को देखते हैं, जिसे हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। इसमें 4 डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम करते हैं। ओके, तो ये एक टीम की तरह काम करते हैं। कौन कौन है इस टीम में? पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER। ये फैक्ट्री का मेन असेंबली लाइन है। इसके 2 हिस्से हैं, रफ ER जिसकी सतह पर राइबोसोम नाम के मजदूर चिपके होते हैं और ये प्रोटीन बनाते हैं, और दूसरा है स्मूथ ER जहां लिपिड यानी फैट और स्टीरॉयड हार्मोन बनते हैं। राइबोसोम? एक मिनट, ये नाम तो प्रोकैरियोट्स में भी आया था। ये तो दोनों में होते हैं? हाँ, राइबोसोम यूनिवर्सल है क्योंकि प्रोटीन तो सबको चाहिए। ये इकलौते ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अच्छा। लेकिन एक फर्क है, प्रोकैरियोट्स में ये 70S टाइप के छोटे होते हैं और यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में 80S टाइप के बड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये 70S और 80S क्या है? क्या ये राइबोसोम का वजन है या कोई साइज? अच्छा सवाल है। S का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट। ये असल में वजन या साइज नहीं, बल्कि ये बताता है कि सेंट्रीफ्यूज में घुमाने पर कोई चीज कितनी तेजी से नीचे बैठती है। मतलब सेडिमेंटेशन रेट। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER। ये फैक्ट्री का मेन असेंबली लाइन है। इसके 2 हिस्से हैं, रफ ER जिसकी सतह पर राइबोसोम नाम के मजदूर चिपके होते हैं और ये प्रोटीन बनाते हैं,
और दूसरा है स्मूथ ईआर, जहां लिपिड यानी फैट और स्टीरॉयड हार्मोन बनते हैं। राइबोसोम, एक मिनट, ये नाम तो प्रोकैरियोट्स में भी आया था, ये तो दोनों में होते हैं। हाँ, राइबोसोम यूनिवर्सल है क्योंकि प्रोटीन तो सबको चाहिए। ये इकलौते ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अच्छा। लेकिन एक फर्क है, प्रोकैरियोट्स में ये 70S टाइप के छोटे होते हैं और यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में 80S टाइप के बड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये 70S और 80S क्या है? क्या ये राइबोसोम का वजन है या कोई साइज? अच्छा सवाल है। S का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट। ये असल में वजन या साइज नहीं, बल्कि ये बताता है कि सेंट्रीफ्यूज में घुमाने पर कोई चीज कितनी तेजी से नीचे बैठती है। मतलब सेडिमेंटेशन रेट। बस इतना याद रखें कि 80s वाले बड़े और भारी हैं और 70s वाले छोटे और हल्के। गॉट इट। तो ईआर में प्रोटीन और लिपिड बन गए, अब आगे क्या? अब आता है दूसरा डिपार्टमेंट, गोल्जी अपैरेटस। ये फैक्ट्री का पैकेजिंग और शिपिंग डिपार्टमेंट है। ये ईआर से आए कच्चे माल को लेता है, उन्हें फाइनल टच देता है, उन पर एड्रेस लेबल लगाता है कि उन्हें कहाँ जाना है और फिर उन्हें पैक करके भेज देता है। अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर जैसा। पैक, लेबल, शिप। और इस सिस्टम का तीसरा हिस्सा लाइसोसोम, इन्हें तो सुसाइड बैग भी कहते हैं। बड़ा डरावना नाम है। नाम डरावना है पर काम बहुत जरूरी है। ये फैक्ट्री का वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग प्लांट है। इनके अंदर बहुत पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी पुरानी टूटी फूटी मशीनरी या बाहर से आए कचरे को पचा जाते हैं। और सुसाइड बैग क्यों? एक तरह से कुर्बानी देते हैं। और चौथा डिपार्टमेंट वैक्यूल, ये प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, सुना है। हाँ, प्लांट सेल में ये सेंट्रल वैक्यूल 90% तक जगह घेर सकता है। ये फैक्ट्री का वेयरहाउस या स्टोर रूम है। इसमें पानी, खाना और वेस्ट मटेरियल सब स्टोर होता है। ये सेल को अंदर से फुलाकर यानी टर्जिड रखकर उसे मजबूती भी देता है। इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स हो गया, लेकिन इस पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए बिजली कहाँ से आती है? बेहतरीन सवाल। यहीं पर आते हैं फैक्ट्री के पावर प्लांट्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ये वो जगह हैं जहां ग्लूकोज जैसे फ्यूल को जलाकर एटीपी के रूप में बिजली बनाई जाती है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का सेंटर है, इसीलिए इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प बात है जो मुझे हमेशा हैरान करती है। इनका अपना डीएनए और अपने राइबोसोम होते हैं। तवे वाह, आपने सबसे मजेदार पॉइंट पकड़ लिया। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया और पौधों में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए होता है और 70S वाले राइबोसोम होते हैं। एक मिनट, ठीक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की तरह। एक मिनट, तो इसका मतलब हमारे हर सेल के अंदर एक और जीव रह रहा है जो अपना डीएनए खुद लेके घूमता है। ये तो एलियन वाली बात हो गई। ये कैसे हुआ? ये बायोलॉजी की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है, जिसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। माना जाता है कि अरबों साल पहले एक बड़ी यूकेरियोटिक कोशिका ने एक छोटे ऑक्सीजन इस्तेमाल करने वाले बैक्टीरिया को निगल लिया। आज का माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, लेकिन उसे पचाने की बजाय दोनों साथ में रहने लगे। बैक्टीरिया को घर मिला और बड़ी सेल को बना बनाया पावर प्लांट। एक परफेक्ट डील। एग्जैक्टली। और यही कहानी क्लोरोप्लास्ट के साथ हुई। कमाल है, यानी हमारी हर कोशिका सहजीवन का एक जीता जागता उदाहरण है। अब आते हैं फैक्ट्री के सबसे जरूरी हिस्से पर, सीईओ का ऑफिस यानी न्यूक्लियस। बिल्कुल, न्यूक्लियस कोशिका का कंट्रोल सेंटर है। ये भी डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसके अंदर होता है क्रोमैटिन, जो डीएनए और प्रोटीन से बना एक धागे जैसा जाल है। ये फैक्ट्री का मास्टर ब्लूप्रिंट है। अच्छा। जब सेल को डिवाइड होना होता है तो यही क्रोमैटिन पैक होके मोटे मोटे क्रोमोसोम बन जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर एक और गहरी जगह होती है, न्यूक्लियोलिस, जो राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है। तो मतलब राइबोसोम बनाने वाली फैक्ट्री सीईओ के ऑफिस के अंदर ही है। बहुत एफिशिएंट। तो हमने पूरी फैक्ट्री घूम ली। अब अगर हम यूपीएससी के नजरिए से देखें तो उस पुरानी वर्कशॉप और इस मॉडर्न कॉम्प्लेक्स में वो कौन से बड़े अंतर हैं जो एक एस्पिरेंट को बिल्कुल नहीं भूलने चाहिए? चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। एक, सीईओ का ऑफिस प्रोकैरियोट में नहीं यूकैरियोट में है। ठीक है। 2, डिपार्टमेंट्स प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल नहीं यूकैरियोट में है। सही है। 3, मशीनरी यानी डीएनए प्रोकैरियोट में सर्कुलर और नग्न, यूकैरियोट में लीनियर और प्रोटीन के साथ पैक किया हुआ। हिस्टोन प्रोटीन के साथ। हाँ। 4, वर्कर्स मतलब राइबोसोम
प्रोकैरियोट में 70s, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80s, लेकिन इसके पावर प्लांट में 70s वाले ही हैं। ये एक ट्रिकी पॉइंट है। हाँ, ये याद रखने वाला पॉइंट है। और 5, फैक्ट्री का विस्तार। प्रोकैरियोट में सिंपल फिशन से, यूकैरियोट में माइटोसिस और मियोसिस जैसे कॉम्प्लेक्स तरीकों से। शानदार। तो ये अध्याय सिर्फ रटने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि जीवन इतने छोटे स्तर पर कितनी खूबसूरती और एफिशिएंसी से काम करता है। इन छोटी फैक्ट्रियों को समझना ही बड़ी बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं को समझने की चाबी है। यही सबसे बड़ा टेक अवे है। यूपीएससी में सीधे शायद ना पूछा जाए कि गोल्जी का क्या काम है, लेकिन जब बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड दवाइयां बनाने की बात आएगी या जेनेटिक्स में बीमारियों की, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन बनता कहाँ है, पैक कहाँ होता है और गड़बड़ी कहाँ हो सकती है। ये बेसिक्स ही एडवांस्ड टॉपिक्स की नींव हैं। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। हमने आज एंडोसिम्बायोटिक थियरी की बात की कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कभी आज़ाद बैक्टीरिया थे। ये थियरी हमें सिखाती है कि विकास सिर्फ होड़ और संघर्ष से नहीं, बल्कि सहयोग और सहजीवन से भी होता है। ये गहरा विचार है कि कैसे एक दूसरे को निगलने की कोशिश ने जीवन के सबसे जटिल और सफल रूप को जन्म दिया। इस पर और खोजबीन की जा सकती है। और अंत में एक बार फिर सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपका सपोर्ट ही हमें आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहने की ऊर्जा देता है। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.